तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो फॉर्मूला था हमारा, इसको देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, मतलब मीडियम टू का वन के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको कैसे लिखते हैं, तो वन म्यू टू। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वन म्यू टू इक्वल हो जाएगा V1/V2। अब देखिए क्या क्या है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू का है वन के रेस्पेक्ट में, तो वन को पहले लिया है, टू को बाद में लिया है। इसी तरह से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ये वाला हो गया। या फिर लैम्डा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर की हेल्प से भी हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे लिए आसान है, आसानी के साथ इसको कर सकते हैं जो भी डेटा हमको गिवन होगा। अब देखिए एक नया टॉपिक हमारे लिए आया है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, इसको TIR शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, द फिनोमिना इन विच, एक ऐसी फिनोमिना इन विच जिसके अंदर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब सबसे पहले तुमको क्रिटिकल एंगल समझना पड़ेगा, समझते हैं अभी थोड़ी देर में क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी मीडियम में लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो देखिए क्या होता है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन, मतलब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन एंगल, हमारा जब इंसिडेंट वाला एंगल ग्रेटर देन होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगा, फ्रॉम डेंसर टू अ रेरर मीडियम। तो कहां से जा रहा है, डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है। इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, तो वो क्या होता है, वो लाइट रे टोटल की टोटल क्या होती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। जब टोटल रे हमारी जितनी भी थी वो उसी के अंदर वापस आ जाएगी, उसी मीडियम के अंदर जिसमें वो डाली जा रही थी, जिस मीडियम से वापस आ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटल का टोटल क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, बैक, वापस आ गई सारी की सारी रेज। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्रिटिकल एंगल क्या होगा इसको भी समझेंगे थोड़ा सा। अब देखिए जरा इस चीज को देखेंगे ध्यान से, क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम में वो एंगल, डेंसर मीडियम में वो इंसिडेंस एंगल फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन द रेरर मीडियम इज 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा समझो जरा, तब उसके बाद डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए जरा, जब हम किसी मीडियम में, ये डेंसर मीडियम में है हमारा नीचे वाला, वो रेरर मीडियम है, जब हम डेंसर मीडियम से एक लाइट रे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर उस पर इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा, लाइट रे सीधी की सीधी 90 डिग्री के अकॉर्डिंग निकल जाएगी। इसके बाद अगर हम कोई एंगल बनाते हुए, मतलब नॉर्मल से कोई एंगल बनाते हुए लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, सपोज करिए हमने आई एंगल बनाया और यहाँ पर क्या किया, लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया आई एंगल से, तो क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल से कुछ एंगल बनाकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से देखिए हमने क्या किया, अब इस आई वाले एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया, जब इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होगा। अच्छा, आप एक रूल जरूर जानते होंगे कि जब रेरर मीडियम में और डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट रे को हम इंसिडेंट करते हैं, तो देखिए सपोज करिए ये हमारा डेंसर मीडियम है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है हमारा, वो रेरर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जब ये लाइट रे हमारी रिफ्रैक्ट होगी, मतलब ट्रांसमिट होगी, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा सा हट के जाती है। नॉर्मल से क्या होता है, इसका एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जब उल्टा होता है, मतलब जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल की साइड को क्या होती है, वो झुक जाती है थोड़ी सी। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही हमने क्या किया, इस एंगल को, मतलब इंसिडेंस एंगल जो है इसको बढ़ाया, तो इंसिडेंस एंगल को जैसे ही हम बढ़ाएंगे, तो देखिए ये वाली जो रे है हमारी, जो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो धीरे धीरे क्या करेगी, वो और ज्यादा एंगल बनाती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये नॉर्मल से कितना एंगल बना लेगी, 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो जैसे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो डेंसर मीडियम में जिस इंसिडेंट एंगल पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है रेरर मीडियम में, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज करिए ये वाला एंगल था हमारा, जो भी एंगल था, ये नॉर्मल से जो भी एंगल ये बना रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर हम क्या करते हैं, लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट रे क्या होती है, ये वापिस ही आ जाती है पूरी की पूरी। समझ गए, लाइट रे क्या होगी हमारी, पूरी की पूरी ही वापिस आ जाएगी। तो इसी इसी जो फिनोमिना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट जितनी भी जा रही है टोटल की टोटल ही वापस आ जा रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बात आपको क्लियर होगी और ये एग्जाम में आती है, पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें।
तो देखेंगे इसको, देखो यहाँ पर ये हमने क्लियर कर दिया है। अब देखिए जो हमारा TIR होता है उसके लिए क्या कंडीशन है, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। तो देखिए अब हमें इसमें करना क्या है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल देखो ये रही, ये वाली सिचुएशन क्या है हमारी क्रिटिकल एंगल की है। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, वो जब हमारी रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो रेयर मीडियम में कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का बना रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर हम लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रे ट्रांसमिट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो ये दोनों फिनोमिना हमारी समझ में आ गई हैं। अब देखिए एक छोटा सा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है और इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे बन जाते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो म्यू इक्वल कितना होता है 1/sin IC। अब ये IC क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है। अब क्रिटिकल एंगल सभी जो है मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हमको गिवन होगी, तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन वगैरह की वैल्यू को फाइंड आउट करके सीधा सीधा हम फाइंड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ जाता है। या कहीं कहीं पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ होगा, पूछेगा कि वो क्रिटिकल एंगल के बारे में बताइए ये कितना होगा। तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले तो इसका देख लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है इसकी आ, जो एप्लीकेशन है क्रिटिकल एंगल की क्या क्या होती है। देखिए एप्लीकेशन तो क्रिटिकल एंगल की बहुत सारी होती हैं, एप्लीकेशन क्या होती है इसकी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड को जब हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो अलग अलग एंगल पर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट उसमें नज़र आता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है। जो जो मतलब रियल डायमंड होगा, असली डायमंड होगा, वो क्या होगा, एंगल घुमाने पर क्या होगा, वो हमको उसमें चमक नजर आएगी। तो नकली होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें टोटल घुमाओ मत घुमाओ ऐसा ही चमक नजर आती रहेगी, बट जो ओरिजिनल होता है उसमें क्या होगा, उसको घुमाने पर क्या होगा, स्पार्कलिंग करेगा, वो चमक नजर आएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR तो पहला ये हो गया। मिराज, मिराज आपने सुना होगा, मिराज का मतलब क्या है। देखिए आपने देखा होगा कहीं पर, जैसे कि आप जो है रेगिस्तान में गए, तो आपको अगर धूप निकल रही है तो आपको दूर से लगेगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पानी नहीं होता बल्कि रेत होता है। और कभी कभी ये गर्मी के मौसम में रोड पर भी होता है, दूर से देखने पर लगता है कि रोड पर पानी पड़ा हुआ है, और ये होता किस वजह से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए आपने सुना होगा इनके बारे में, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन लॉन्ग। हेयर थिन का क्या मतलब है, मतलब हमारे बाल जितने बारीक होते हैं, ये कैसे होते हैं, हमारे बाल जितने बारीक होते हैं। और देखिए क्या है ये, लॉन्ग स्टैंड ऑफ क्वालिटी ग्लासेस और क्वार्ट्स, मतलब किसके बने होते हैं ये, या तो ये ग्लास के बने हुए होते हैं, ग्लास मतलब कांच के बने होते हैं, या क्वार्ट्स के बने हुए होते हैं, सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग, और उसके बाहर क्या होती है, ग्लास की कोटिंग रहती है। तो इस तरह के ये बने हुए होते हैं। कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम इसका कि किस तरह से ये बना हुआ होता है, क्या क्या काम आता है, वो सब देखने वाले हैं। बाय अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो इसकी जो कोटिंग होती है ना बाहर वाले ग्लास की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा सा कम लेते हैं, वो थोड़ा सा कम होता है। इट इज यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम। ये किस कहाँ यूज होता है, गाइडेड मीडियम की फॉर्म में ये यूज होता है फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए ये क्या होता है, यूज किया जाता है। तो देखेंगे इसके बारे में। और देखिए इस तरह का इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए सबसे अंदर इसका क्या होता है, कोर वाला पार्ट होता है, सबसे अंदर क्या होगा, इसको कोर बोलते हैं। इसके बाद इसके जो बाहर वाली चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। तो और बाहर सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बफर कोटिंग। तो बफर कोटिंग के अंदर क्या होता है, क्लैडिंग होती है, और क्लैडिंग के अंदर क्या होता है, कोर पार्ट होता है। और कोर पार्ट जो होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं हमारे, ऑप्टिकल सिग्नल, यही क्या होते हैं हमारे इसमें चलते हैं, ये समझ लीजिए ट्रेवल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा ऊपर वाले का, मतलब क्लैडिंग का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए किससे, अंदर वाले से, जो हमारी कोर है उससे कम होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, कंसिस्ट क्या करता है, 3 मैन पार्ट, 3 मैन पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहली होती है कोर, जो कि हमने अभी देखी। तो द सेंट्रल सिलिंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी
ग्लास या सिलिका, किसकी बनी होती है? हाई क्वालिटी की सिलिका होती है, ग्लास होती है, या फिर प्लास्टिक भी हो सकती है, इसकी ये बनी हुई होती है जो अंदर वाली कोर होती है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने बोल दिया म्यू1, एंड हैज अ डायमीटर अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक बनी हुई होती है। माइक्रो समझते हैं ना, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁻�6 होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये क्लैडिंग वाला पार्ट होता है। तो देखिए क्लैडिंग वाला पार्ट में क्या होता है? द कोर इज सराउंडेड बाय अ ग्लास या प्लास्टिक जैकेट, मतलब इसके बाहर वाला पार्ट होता है वो भी किसका बना हुआ होता है? ग्लास का बना हुआ होगा या प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ होगा। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है थोड़ा सा कम होता है कोर से। इन अ कोर और क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी 1.52 एंड 1.48 रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा कम लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब देखिए तीसरी वाली जो कोटिंग है हमारी वो किसकी होती है? वो तीसरा वाला पार्ट हमने बताया क्या था, वो बफर वाला था। ठीक है, तो बफर कोटिंग में क्या है देखिए, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर हैं इनको स्ट्रेंथ देने के लिए या फिर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक और कोटिंग कर दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बफर कोटिंग बोलते हैं। तो फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये, दूसरा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। द कोर क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर है क्लैडिंग है दोनों को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। इज एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट, कैसी जैकेट होती है? वो प्लास्टिक जैकेट होती है, उसके अंदर ये हमारे दोनों चीजें रहती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है ये। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, एक लाइट रे को जैसे ही हम यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? अब हमने बताया किस पर काम करता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये काम करेगा। तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो लाइट रे जो जा रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। मतलब लाइट का जो लॉस है वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। इस तरह से क्या होगा, ये लाइट रे हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है और हम अपने ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। तो देखिए ये वाली बात हो गई। तो क्लैडिंग का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48, ग्लास कोर हाई है इसका ज़्यादा लेंगे, इसका कितना है? 1.52 ले लेंगे। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से देखिए ऑप्टिकल सिग्नल जो है हमारे इसमें ट्रेवल करते हैं। तो बात क्लियर हो गई। तो काफ़ी दूर तक ये जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एप्लीकेशन क्या क्या होती है इसकी, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल में भी यूज़ होते हैं ये, या फिर ऑप्टिकल एग्जामिनेशन में भी ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट और रिसीव करने के भी काम आता है। उसके बाद दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है। एंड टू डायमेंशनल पिक्चर, और टू डायमेंशनल पिक्चर को ड्रॉ करने में भी या एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में भी ये काम आता है। इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स, दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट, मतलब ब्लड के अंदर हार्ट का फ्लो कितना हो रहा है, ब्लड के अंदर मतलब हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए। इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर्स, दे आर यूज टू मेजर्स रिफ्रैक्टिव इंडिकेशंस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बात हमारी सारी क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।